हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ की एक और वीडियो। और मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, यहाँ पर हमने उपाध्यक्ष बताना है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत शयनम अयंगर। ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे और जो सेकंड लोकसभा थी उसके ये अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद ये बिहार के गवर्नर के पद पर भी रहे। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। और इसके बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 बी है उसमें इसके बारे प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 35 ईयर्स। और इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 58 में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के बाद कहाँ प्रारंभ की गई? यानी कि सेकंड नंबर पर कौन से राज्य में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और उसी वर्ष राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में भी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के स्पीकर के पास ये जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो लोकसभा का स्पीकर है, उसके पास ये शक्ति है कि वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय वो ले सकता है और उसके ऊपर ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि उसके निर्णय को चैलेंज कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इंडिया में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को इंट्रोड्यूस करने वाला यही एक्ट था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? हमने ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो कि डीपीएसपीज में शामिल है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ये डीपीएसपीज का एक तत्व है और ये दूसरे तीनों हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसमें आती है? ऑप्शन सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्योंकि जो भी केसेस होते हैं केंद्र और राज्यों के बीच, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सीधे उच्चतम न्यायालय में
ले जाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? क्या जारी किया जाता है? रिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिट। हमारा अगला प्रश्न है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में, यानी कि उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। और ये बहुत ज़्यादा विवादित जो आर्टिकल है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा दुर्वरतों अब तक की जा चुकी है, बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो चुका है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते तो राष्ट्रपति किसके सामने अपना जो शपथ है वो लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। जो सबसे ज़्यादा मुख्य न्यायाधीश के बाद जितने भी जो न्यायाधीश होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित राज्य की संचित निधि। वो जिस राज्य के उच्च न्यायालय में काम कर रहे होंगे उसी राज्य की संचित निधि में से उनके वेतन और भत्ते उनको अदा किए जाएंगे, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जो पेंशन होगी वो भारत की संचित निधि में से दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1/3, 1/3 हिस्सा है जो वो स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। स्थानीय निकायों में जैसे जिला बोर्ड, नगर पालिकाएँ ये सब आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है या ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के पास एक जैसी ही पावर्स हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसका प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति कितने वर्ष की आयु तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है? यानी कि वो मैक्सिमम आयु कितनी है जिस आयु को अटेन करने तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है? तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई आदमी कितनी भी उसकी एज हो जाए वो राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।